हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद DR खान सर पर। आज हम बात करेंगे जंतुओं में जनन के बारे में कि किस प्रकार जंतु जो हैं अपने ही जैसी उर्वर संतानों को जन्म देते हैं और नई नई संतानों को पैदा करते हैं। ठीक है, संतान को जन्म देने की ये प्रक्रिया जो है बेटा, इसी को जनन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे? जनन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करें आज इसी पे। ठीक, और उससे पहले आप सभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, देखो जनन क्या है? हर जंतु अपने जैसी संतान पैदा करता है, इसे ही जनन कहता है। बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया आप। हर जंतु अपने ही जैसी संतान पैदा करता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम जनन कहते हैं। ठीक है, यस, इसे ही जनन कहता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है जनन। लैंगिक जनन, एक बात तो साफ, अलैंगिक, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है ना, तो देखो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें जनन करने वाले पौधे अथवा जंतुओं में नर और मादा जननांग होते हैं। यानी कि जो लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, है ना। नर जननांग क्या होते हैं, मादा क्या होते हैं, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, है ना। नर जननांगों की बात करें अपन, है ना, तो जैसे कि शुक्रवाहिनी नलिका, वृषण, है ना, और शुक्राशय, और उसके साथ ही साथ शिशन हो गया, है ना। ये सब क्या है? नर जननांग है। साथ ही साथ मादा जननांगों की बात करें तो अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, ये क्या है? ये मादा जननांग होते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ती है कौन से जनन में? लैंगिक जनन में। ठीक है, ओके। तो चाहे वो पौधा हो कि चाहे वो जंतु हो, ठीक है ना, दोनों में नर और मादा जननांग होते हैं, है ना। अलैंगिक जनन की बात करें, इसमें जनन करने वाले पौधे अथवा जंतु अपने शरीर को दो हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करते हैं। अपने ही शरीर को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ऐसा जनन जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है ना, पौधे भी हो चाहे जंतु हो, दो हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा जननांग होते हैं। ये हो ही गया आपका लैंगिक जनन, डबल लिख दिया है। ठीक है ना, यहां से देखिए, नर और मादा जननांग आपस में मिलकर, नर और मादा जनन अंग जो होते हैं वो आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनाते हैं। ठीक है ना, और वह बाद में विकसित होकर एक जीव बन जाता है। वही जाइगोट क्या होता है? बाद में भ्रूण बनता है, भ्रूण से गर्भ के रूप में कन्वर्ट होता है और फिर एक शिशु बन जाता है। ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ओके। नर जननांग की बात कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है नर जननांग। नर जननांगों में एक जोड़ा वृषण होता है ना। वृषण क्या होता है सर, है ना। तो भैया देखो, जो नर होते हैं उनका जो शिशन होता है उसके नीचे की ओर, ठीक है ना, दो अंडाकार रचनाएं सुपारी के जैसी इस प्रकार की लटकी हुई रहती है। इनको बोलते हैं क्या? वृषण। जो शुक्राणु बनते हैं ना बेटा, वो इन्हीं के अंदर बनते हैं। नर शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वृषण। ठीक है, ओके। उसके बाद वृषण और दो शुक्राणु नलिकाएं। अब यहां से क्या होगा? यहां से शुक्राणु ले जाने के लिए दो नलिकाएं होंगी। ठीक है ना, ये है, तो ये शुक्राणु नलिका हो गई। इसमें से होते हुए क्या जाएंगे? शुक्राणु जाएंगे। ठीक है ना, तो दो हो गई कि नहीं हो गई? एक ही है और एक ही है। दो शुक्राणु नलिका एवं एक शिशन होता है, और इनके बीच में क्या होता है? एक शिशन होता है, यानी कि लिंग होता है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से जो है जो नर होता है वो बाथरूम भी करता है। ठीक है ना, और उसी के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, यस, श्वसन होता है। वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं। नर युग्मक अर्थात शुक्राणु पैदा करते हैं। वृषण क्या करते हैं? नर युग्मक पैदा करते हैं। नर युग्मक मतलब शुक्राणु। ठीक है, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये लिखा हुआ है ना। शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। मतलब तीन भागों में बटा होता है शुक्राणु। सिर, गर्दन और पूंछ, है ना। मध्य भाग मतलब गर्दन ही होता है। ठीक है, तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? सिर होता है, मध्य भाग अर्थात गर्दन, नेक,
और एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है और हर एक शुक्राणु में क्या होती है, एक सेल होती है, एक कोशिका होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखो शुक्राणु, शिश्न और वृषण, ये पूरा चित्र देखिएगा। ये शिश्न का बताया गया है एरिया, ठीक है ना। इसी के माध्यम से क्या करते हैं, नर बाथरूम करते हैं। और ये देखो सुपारी जैसी अंडाकार रचनाएं जो हैं, ये इसको बोलते हैं वृषण, है ना, क्या बोलते हैं। और ये शुक्राणु ले जाने के लिए शुक्रवाहिका जो शुक्राणु को ले जाती है, अर्थात देखो ये शुक्राणु जा रहे हैं, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी पोजीशन रहती है, ठीक है ना। मानव नर जनन अंग, मानव का क्या है, ये नर जनन अंग है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। मादा जनन अंग, अब मादाओं का जनन अंग देख लीजिए। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी का मतलब दो। तो देखो ये अंडाकार रचनाएं हैं, यहाँ पे भी ये वाला अंडाशय देखो आप, ये अंडाशय और ये अंडाशय, ये वाला, ठीक है ना, अंडाशय, ठीक है। अंडवाहिनी, इन अंडों को यहां से उठाकर ले जाने के लिए एक नली है, अंडवाहिनी अर्थात फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो ये फेलोपियन ट्यूब है आपकी, ठीक है ना, ये अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, ठीक है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहां से अंडे को ले जाएगी अंडवाहिनी, है ना। और एक गर्भाशय होता है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये गर्भाशय, यूटेरस, ठीक है ना। ये फेलोपियन ट्यूब हो गया और ये यूटेरस हो गया, ठीक है ना, और ये ओवरी हो गई। इस तरह से ये तीन प्रमुख क्या है यहाँ पे, जननांग है, मादा जननांग है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए आप, अंडाणु फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये शुक्राणु आए, देखो ये आ रहे हैं शुक्राणु, और यहाँ पे क्या है, अंडाणु है, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब में होता है बेटा ये, अंडवाहिनी नली में होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन मानव में, ठीक है ना। ये निषेचन की प्रोसेस बताई हुई है यहाँ पे कि किस प्रकार से एक अंडाणु से शुक्राणु आके मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, जब ये आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन की क्रिया कहते हैं, ठीक है, ओके। और इधर फिर देख लीजिए आप लोग, शुक्राणु का पूरा चित्र बता दिया गया है। ये सिर है शुक्राणु का, क्या है, सिर। और ये मध्य भाग अर्थात इसको बोलते हैं गर्दन। और ये पूरी की पूरी यहाँ तक देखिए आप लोग, ये क्या है, ये पूंछ है। मानव नर का शुक्राणु ये होता है, मानव नर का शुक्राणु, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, आगे बढ़े। तो अंडवाहिनी हो गया और एक गर्भाशय होता है। तो ये समझ में आया कि भाई नर जननांग कौन कौन से हैं और मादा जननांग कौन कौन से हैं, ठीक है। अंडाशय मादा युग्मक बनाते हैं, जो अंडाशय होते हैं ये मादा युग्मक बनाते हैं, अर्थात अंडाणु बनाते हैं। जैसे वृषण ने क्या बनाया था, वृषण ने शुक्राणु बनाए थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएगा, ठीक है ना। मादा अंडाशय जो होता है वो युग्मक बनाते हैं, उस युग्मक का नाम है अंडाणु, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, ठीक है ना। दोनों आपस में मिलेंगे, अंडाणु और शुक्राणु, और क्या करेंगे, मिलकर निषेचन की क्रिया करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, ठीक है ना। और उसी जाइगोट का क्या बनेगा, फिर भ्रूण बनना चालू हो जाएगा, भ्रूण में विभाजन होगा और विभाजन हो के क्या हो जाएगा, गर्भ बन जाएगा, ठीक है ना, और एक विकसित शिशु बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। मानव में मादा जनन अंग या निषेचन, उन जननांगों के बारे में जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा, उनके द्वारा निषेचन। जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, कौन मिलता है भाई, अंडाणु शुक्राणु से मिलता है ना। इधर से आएगा अंडाणु, कहाँ से आएगा, अंडाशय से। और शुक्राणु जो वजाइनल मार्ग होता है ना, यानी कि जो गर्भाशय होता है, वजाइना से गर्भाशय, गर्भाशय से अंडवाहिनी में पहुंचता है, ठीक है। तो जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, सिर्फ एक शुक्राणु किसके साथ मिल जाता है, अंडाणु के साथ मिल जाता है, ठीक है। अभी देखा था ना चित्र में आपने, उसमें से एक मिलता है, ठीक है ना, एक अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, क्लियर है। इन दोनों का ये मिलन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मक मिले, दो युग्मक, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु, ये दोनों क्या है, युग्मक है। और इन दोनों के मिलने से ही बन गया एक युग्मनज, ठीक है ना, जाइगोट।
ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन होता है और एक अंतः निषेचन होता है। ठीक है ना, तो मानव में जो निषेचन होता है बेटा वो अंतः निषेचन होता है ना। ठीक है, मादा शरीर के अंदर होता है ये। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या होता है जरा देखिएगा। वह निषेचन जो मादा के शरीर में होता है। कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ते, गाय आदि में आंतरिक निषेचन होता है। क्लियर हो गया? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण दे दिया है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, गाय में आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ते में भी आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ओके। अब दूसरा है बाह्य निषेचन। कौन सा है? बाह्य निषेचन। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर से बाहर होता है ना, बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछली, ठीक है ना, मछली में बाह्य निषेचन होता है। मादा के शरीर से बाहर जब निषेचन होता है तो उस निषेचन को कहते हैं हम लोग क्या? बाह्य निषेचन से हम कहते हैं। ठीक है, ओके। उदाहरण याद रखिएगा, मछली। ठीक है, भ्रूण का परिवर्धन। अब भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है जरा यहां से देखेंगे आप। ठीक है ना, भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। भाई निषेचन होने के बाद क्या बना? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, राइट, जो धीरे धीरे बड़ा होता है। अब ये जाइगोट क्या होगा या युग्मनज क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। यही युग्मनज किस में कन्वर्ट हो गया? भ्रूण में हो गया। ओके, हम हर प्रकार, यहाँ पे लिखा रहा है हर प्रकार के जंतु में भ्रूण का समय कम या ज्यादा होता है भैया। मतलब भ्रूण बनने का जो समय होता है ना वो कम भी हो सकता है किसी जंतु में और किसी में ज्यादा भी होता है। ठीक है ना, यस। उदाहरण के लिए मनुष्य में भ्रूण 9 महीने का होता है। कितना महीने का होता है मनुष्य में? 9 महीने का, है ना। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। भैया भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके जो प्रत्येक ऑर्गन होते हैं, प्रत्येक अंग जो होते हैं, वो अंग क्लियर मतलब क्लियर हो जाए कि भाई ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये कान है, ये सारी चीजें उसकी जब भ्रूण अवस्था में वहीं पर उस टाइम पे क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सारे अंग अलग अलग जो है हम इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं। तो यानी कि सारे अंग जब परिपक्व हो जाते हैं अंदर ही अंदर, तो वो अवस्था जो है ना भ्रूण की, वही अवस्था किस में कन्वर्ट हो जाती है? उसको गर्भ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? गर्भ बोलते हैं ना, गर्भावस्था, है ना। तो गर्भावस्था वास्तव में वह अवस्था है फिर जिसमें बच्चा कंप्लीटली बन चुका होता है अंदर। और उससे पहले की जब हाथ पैर नाक कान जो भी है अंग हमारे, वो जब तक अलग अलग नहीं बनते हैं तब तक वो क्या रहता है? वो भ्रूण रहता है। लेकिन जब नाक कान कंप्लीट हो जाते हैं, सारे शरीर के अंग कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो हो जाता है गर्भ। अंतर समझ में आया? गर्भ और भ्रूण में। यस, जरायुज वे जंतु जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मानव सीधे ही बच्चे को जन्म देता है, क्या अंडे को देता है? नहीं देता है। तो बच्चे को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। ठीक है ना। अब जितने भी बच्चों को जन्म देते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? जरायुज, है ना, है ना। यहाँ उदाहरण में लिख सकते हैं आप लोग, मानव। अंड प्रजक जंतु, अंडा देने वाले, है ना, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मुर्गी, कौन? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, क्या है? शुतुरमुर्ग आदि। ठीक है। मेंढक का जीवन चक्र, देखो भाई एक वयस्क मेंढक इस प्रकार का होता है ये, है ना। और उसके बाद ये अंडे देता है। क्या देता है? देखो ये अंडे है इसके,
दे दिया। फिर ये अंडे टेडपोल बनाते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं? टेडपोल, आरंभिक टेडपोल जो छोटा होता है काफी, ठीक है ना, तो ये आरंभिक टेडपोल बनाया, ठीक है ना। उसके बाद में बाद का टेडपोल है, ये इस प्रकार का बन जाता है बाद का टेडपोल। जो मेंढक का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है, ओके। उसके बाद यही बाद का टेडपोल कूदने लगता है, उछलने लगता है और एक वयस्क मेंढक बन जाता है वापस। ये आ गया आपका डी नंबर पे वापस, क्या? वयस्क मेंढक बन गया आपका। तो यह मेंढक का जीवन चक्र होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जीवन चक्र के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो अंडे देगा, फिर प्रारंभिक टेडपोल बनेगा, फिर बाद का टेडपोल और फिर वो वयस्क बन जाएगा, ठीक है ना। यह है इसका जीवन चक्र, किसका? मेंढक का जीवन चक्र, ठीक है। मेंढक का जीवन चक्र, मेंढक का टेडपोल से वयस्क हो जाना कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? काया चेंज हुई कि नहीं हुई इसकी, तो इसको बोलते हैं हम लोग कायांतरण। काया मतलब क्या? शरीर, है ना, बॉडी। तो मेंढक का टेडपोल से, टेडपोल था वो छोटा बच्चा टेडपोल, फिर वयस्क हो गया हो, तो ये काया में चेंजेस आया कि नहीं, इसको ही बोला जाता है काया अंतरण। काया अंतरण, ठीक है। अलैंगिक जनन, कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। क्या किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है ना। हाइड्रा में जो मुकुलन होता है ना वो एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है ना। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में उभरे हुए भाग को मुकुल कहते हैं। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से हाइड्रा जो होता है उसमें जो लास्ट वाले वो जो पत्ती होती है उस पत्ती का आखिरी भाग जो होता है वो उभर जाता है ना। उस क्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन की क्रिया, है ना। और उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। मुकुल, उभरा हुआ भाग मुकुल कहलाता है ना, मुकुल कहते हैं। तो हाइड्रा में उभरे हुए भाग को मुकुल कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रा की संतान मुकुल से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? बहुत महत्वपूर्ण है बेटा ये। हाइड्रा की संतान मुकुल से पैदा होती है, वो उभर जाता है ना और फिर अलग बन जाता है, ठीक है ना। अमीबा में द्विखंडन, आगे देखेंगे आप लोग अमीबा में द्विखंडन, ठीक है। अमीबा क्या करेगा? अपने आप को दो भागों में बांट लेगा। ये चित्र में देखिए, ये अमीबा आपका ए नंबर पे, ठीक है, कंप्लीट अमीबा। इसके बाद इसमें केंद्र, इसका जो केंद्रक होता है अमीबा का, उसमें क्या होगा? विभाजन होगा। ये विभाजन की प्रोसेस बताई गई है। देखो एक ये यहाँ पे देखो, इसको ये था, अब इसका केंद्रक अलग दो भागों में बट रहा है, ये उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो विभाजित हो रहा है केंद्रक, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर काफी हद तक विभाजन हो चुका है और अब यहाँ पे दो, ये केंद्रक अलग हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये चित्र ने बता रखा है इधर दो भागों में कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये संतान हो गई अमीबा की, संतान अमीबा, एक अलग हो गई एक अलग हो गई। तो इसको बोलते हैं अमीबा में द्विखंडन। मतलब अमीबा में द्विखंडन के माध्यम से क्या होता है? विभाजन होता है, जो कि एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, अलैंगिक प्रजनन का या जनन का प्रकार है, ठीक है, ओके। अभ्यास है आपका, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है भैया, समझाना है आपको। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो ये प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए, किसके लिए? उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। भैया अगर आपको अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखना है ना, तो आपको जनन की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको अपने वंश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको जनन की क्रिया को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने ही जैसे संतानों को पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। और ये क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि वंशागति जरूरी है। सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे हो और उनके बच्चे के फिर बच्चे हो, फिर उनके बच्चे के फिर बच्चे हो, यानी कि उनकी वंशागति लगातार उनका नाम चलता रहे, कि ये उस खानदान से बिलोंग करते हैं, तो बाप दादाओं के नाम चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वंशागति बढ़ाने के लिए आवश्यक है क्या? जनन, ठीक है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए, बता दो। वही नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे आपस में, उसको बोलेंगे निषेचन, ठीक है ना। देखो जनन प्रक्रम का पहला चरण, जो जनन प्रक्रिया होती है उसका सबसे पहला चरण जो होता है वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री अर्थात जो माँ होती है या मादा होती है, माँ के अंडाणु और नर अर्थात पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है।
माँ का अंडाणु और पिता का शुक्राणु आपस में मिलता है, ठीक है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। तो आप खुद जानते हैं कि आपके अंदर आपके माता पिता के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। कई गुण तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट दिखते हैं, हुबहू दिखाई देते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो और यह शुक्राणु पिता दोनों का लक्षण होता है, और यह शुक्राणु निषेचन शरीर के अंदर होता है। और ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होता है? शरीर के अंदर। अभी देखा आपने मानव में आंतरिक निषेचन होता है जो कि मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, शरीर के अंदर होता है इसलिए आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या बनता है निषेचन के बाद? युग्मनज अर्थात जायगोट बनता है, ठीक है ना, संलचित। चलो ये कुछ नहीं है, बस यही तक है। सर्वोचित उत्तर चुनिए, सबसे उचित उत्तर चुनना है बेटा आपको, है ना। प्रश्न है नहीं हमारे पास में, डायरेक्ट उत्तर दे दिया, क्या बात है। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में होता है भैया, है ना। ये पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, ठीक है। तो पहले का ये फर्स्ट आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन। एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं, ठीक है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, 2 होती है भाई। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, ओके। निम्न कथन सत्य है तो टी लगाइए उनके सामने, और अगर असत्य है तो एफ लगाइए उनके सामने, ठीक है ना। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं? नहीं देते हैं भैया। अंड प्रजक अंडा देते हैं, पढ़ा है हमने, ठीक है ना, यस। दूसरा है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। प्रत्येक शुक्राणु बिल्कुल एक एकल कोशिका है, सही बात है, यही पढ़ा है, ठीक है ना। तो पहला एफ, दूसरा क्या है? टी है, प्रत्येक शुक्राणु, ठीक है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल राइट बात है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है बेटा। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ना, हाँ, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, टी। और निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है ना, एफ। देखो यार, एक मिनट, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा, हाँ, अंडा जैसे शुक्राणु एक एकल कोशिका, इस प्रकार अंडा भी क्या होता है? अंडा भी एक एकल कोशिका होती है, सही बात है, ठीक है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं करता है सर, अमीबा तो द्विखंडन द्वारा करता है। कैसा करता है? हाइड्रा करता है मुकुलन द्वारा, तो ठीक है ना, तो ये एफ लग जाएगा, ठीक है बेटा। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है? अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखो, तो आंसर है एफ, छाका देखो एफ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है निषेचन, ठीक है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। यहां देखिए जाका, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही बात है। निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है ना, युग्मनज बनता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है ना, एफ, ठीक है ना। भ्रूण एकल कोशिका का नहीं, 2 कोशिकाओं का बना होता है, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु, ठीक है, ओके। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बताना है अब आपको, ठीक है। देखें, युग्मनज निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेहित होकर एक हो जाते हैं, बिल्कुल दोनों मिलते हैं और एक हो जाते हैं। कौन? शुक्राणु भी और अंडाणु भी, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और इसी के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज अर्थात जाइगोट बनता है, ठीक है ना। दूसरा, यह जनन प्रक्रिया के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। जनन की जो प्रक्रिया है
उसका पहला चरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप ही क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, युग्मनज बन जाता है। ठीक है, गर्भ की बात करें तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। युग्मनज फिर विकसित होगा और क्या बनेगा, वो भ्रूण बनेगा। ठीक है ना, और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। पढ़ा है अभी आप लोगों ने कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है। आंख कहाँ पे है, नाक कहाँ पे, कान क्या है, आया कि नहीं आया, आ गया तो फिर ठीक है। अगर सारे अंग आ चुके हैं कंप्लीटली तो वो क्या हो गया, फिर गर्भ हो गया फिर। ठीक है ना, यस। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। जब गर्भ पूरी तरह से विकसित हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो 9 महीने की अवधि कंप्लीट हो जाती है लगभग, और माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। ठीक बेटा, ओके। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखी है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है। जैसे अभी आपने अमीबा देखा था, तो एक ही था ना अमीबा, फिर वो 2 भागों में बढ़ गया था। इसी प्रकार से एक ही था हाइड्रा, था कि नहीं था, वो भी क्या हो गया, वो उभार आया उसके अंदर, उसके एक भाग में, और एक नया जो है हाइड्रा बना देता है वो। तो जनक एक ही चाहिए इसमें। ठीक है ना, यस। तो जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है बेटा, विधियों की बात करेंगे, चलते रहिए। मुकुलन, एक विधि तो कौन सी है, मुकुलन, जो हाइड्रा में होती है। ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। हाइड्रा में होता है ना ऐसा ही, एक या अधिक जगह पे क्या नया जीव बन जाएगा वहां पर, नया हाइड्रा बन जाएगा वहां पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, वैसे मुकुलन, ये मुकुलन कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या दिया है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। द्विखंडन, अब दूसरा अमीबा का बताया गया है उदाहरण, द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। कितने संतान उत्पन्न करेगा, 2। ठीक है ना, उदाहरण के लिए अमीबा, अच्छी तरह से पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कि एक ही जनक की आवश्यकता है इसमें, चाहे वो हाइड्रा हो कि चाहे वो अमीबा हो। हाइड्रा ने उभार उत्पन्न किया और उभार से नई संतान को जन्म दे दिया। अमीबा अपने आप में 2 भागों में बढ़ गया, 2 संतानें बन गई। ठीक है, इस प्रकार से ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। ठीक है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है बेटा। गर्भाशय देखा अभी चित्र में आप लोगों ने, वहां पे यूटेरस बोलते हैं इसको। तो गर्भाशय या यूटेरस में भ्रूण का रोपण होता है ना, भ्रूण का विकास यहीं पे होता है, गर्भाशय में। ठीक है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण मेंढक, है ना, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। बात समझ में आ गई। अब अभी मैंने आपको मेंढक का जीवन चक्र बताया था, नहीं बताया था, क्या हुआ था वहां पे, कायांतरण हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। देखो आप लोग, ये तो ये सबसे पहले क्या दिया उसने, अंडे, फिर आरंभिक टेडपोल, काया में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, अंडे से क्या बना, ये देखो अंडे ऐसे, ये काया ऐसी बनी प्रारंभिक टेडपोल में। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे बाद का टेडपोल और बड़ा हो गया, अब ये तैर सकता है, कूद सकता है, छलांग लगा सकता है पानी में। ठीक है ना, तो ये काया बदल रही है कि नहीं, और फिर ये वयस्क मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कायांतरण भी कहते हैं, है ना। तो ये कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो वयस्क जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे काया में क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, इसी परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। ठीक है, ओके। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। ठीक है, तो देखो आंतरिक निषेचन की बात करें, यह शरीर के अंदर होता है, पढ़ते जा रहे हैं आप लोग, राइट। यह मानव में, मुर्गी आदि में होता है, मानव में भी आंतरिक होता है और मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है ना,
बाह्य निषेचन की बात करते हैं, यह शरीर के बाहर होता है, ठीक है, और यह मछली में, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में ये ज्यादातर होता है बाह्य निषेचन, ठीक है ना। ओके, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहली को पूरा कीजिएगा। बाईं से दाईं ओर लिखना है पहले आपको, है जहां अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो जहां अंडाणु उत्पादित होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं अंडाशय, है ना, ओवरी। तो नंबर 1 पे अपने को किधर लिखना है, बाईं से दाईं ओर, यानी कि यूं लिखना है, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है अंडाशय, ठीक है ना, लिखा है अंडाशय, ये बाईं से दाईं नंबर 1 पे। फिर उसके बाद देखते हैं अपन, वृषण में उत्पादित होते हैं, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, तो नंबर 3 पे देखना है आपको, बाईं से दाईं ओर शुक्राणु। तो ये देखो नंबर 3 शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, ठीक है ना, मिल गए, बन गया युग्मनज, ठीक है। ओके, फिर देखेंगे अपन आगे, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, मुकुलन, है ना। तो 4 नंबर पे देखते हैं अपन, ये देखो बाईं से दाईं ओर 4 नंबर, ठीक है ना, मुकुलन, क्या है, मुकुलन, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, अब ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, यह मादा युग्मक है अंडाणु, ठीक है। तो अंडाणु देखते हैं अपन, अंडाणु, ये ठीक है, 1 मिनट कंफर्म, हाँ 1 नंबर पे ही है अंडाणु, ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारा, नर और मादा युग्मक का मिलना फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे देखेंगे हम, निषेचन लिखा होगा, ये देखो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, क्लियर है बेटा। ओके, तो ये पहली हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखना है आपको, ये आगे क्या है बेटा, आगे ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना। करते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत कुछ लेके आने वाले हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं हम कल आपके साथ। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।